हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल एज पर द सेबी गाइडलाइंस। This topic is part of Unit 11, Regulation of Capital Market of the subject Business Environment, MCO4 MCOM second year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, which is other requirements. तो हमने जो रेगुलर जो कैपिटल इश्यू में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्री इश्यू, पोस्ट इश्यू, वो सब तो हमने देख लिए। इसके अलावा जो है कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, वो क्या क्या है आज के सेशन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक इश्यू ऑफ एनसीडीएस एंड डीएससीई। नाउ एनसीडीएस क्या है? इट इज नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। नाउ एनसीडीएस जो है इट स्टैंड्स फॉर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, और ये जो डीएससीई है, डीएससीई क्या है? इट इज डेट सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी आफ्टर अलॉटमेंट के बाद it can be converted into equity. Now this non-convertible debt securities and debt securities convertible into security after allotment, that is NCDS and DSCE, इसका जो है इसके with respect में, इसके public issue के with respect में क्या बात है? कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि पब्लिक इश्यू करना चाहती है इनका, यानी कि एनसीडीएस या फिर डीएससीई का, ये इनका पब्लिक इश्यू कर सकती है और एप्लीकेशन दे सकती है लिस्टिंग के लिए विद द स्टॉक एक्सचेंजेस विदाउट मेकिंग अ प्रायर पब्लिक इश्यू ऑफ द इक्विटी। सो देर इज नो नीड टू मेक अ पब्लिक प्रायर इशू। जो हम प्रायर पब्लिक इशू के जो बारे में पढ़ रहे थे वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन देर आर स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे वो स्टार लग जाता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई हो जाते हैं। उसके अगर वो कंडीशंस फुलफिल है देन देर इज नो नीड टू मेक अ प्रायर पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लिस्टिंग। So this is with respect to public issue of NCDS and DSCE. यहाँ पे अगेन जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसका मेन रोल आता है। उसका मेन रोल यही आता है कि वो जो है इंश्योर करेगा कि जितने भी आपके कंप्लायंस गाइडलाइंस हैं, जितने भी गाइडलाइंस है, जो भी चीज़ है जो गाइडलाइंस में दी गई है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये इंश्योर करने का काम हमारा किसका रहता है? अगेन लीड मर्चेंट बैंकर का रहता है। लीड मर्चेंट बैंकर जो है वो एक प्राइस बैंड को भी सेट कर सकता है, विच इज 20% in the offer document filed with the board, and the specific coupon rate can be determined by an issuer in consultation with the lead manager at a later stage before filing of the offer document with the ROC. So सबसे पहले जैसे मैंने ये प्रीवियस कुछ एक दो वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था कि प्राइस बैंड की हमने बात करी थी। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से जो है अपना रेट बताओ कि ये जो है इतने रेट का होगा। आप जो है प्राइस बैंड भी, प्राइसिंग के टॉपिक में, इफ यू रिमेंबर प्राइसिंग के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि प्राइस बैंड जो है, प्राइस बैंड भी सेट कर सकता है। अगेन ये लीड बैंक जो है वो प्राइस बैंड सेट कर सकता है। एंड फाइनली जो इश्यूअर बिफोर एवरीथिंग जो आरओसी है, आरओसी के में जाने से पहले जो फाइल करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, उन सबसे पहले जो है आप जो है एक प्राइस बैंड दे सकते हो। एंड बट फाइल करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है वो प्राइसिंग दो उसको, ठीक है। तो फाइनल प्राइस आपको उस टाइम देना पड़ेगा, बट आप स्टार्टिंग में जो है प्राइस बैंड मेंशन कर सकते हो। So this is all about with respect to public issue of NCDS and DSCE, which is non-convertible debt securities and debt securities convertible into equity after the allotment. इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, ओके। रूल 19(2)(b ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957। तो इसमें जो है कुछ रूल्स हमें बता रखे हैं। कुछ रूल्स जो कि पहला है विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक इश्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक इश्यू बाय एन अनलिस्टेड कंपनी का पहले हम देख लेते हैं। पब्लिक इश्यू बाय फाइनली अनलिस्टेड। सो फर्स्ट अगर हम देखें कि पब्लिक इश्यू बाय एन अनलिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ दैट क्या होगा? जो नेट ऑफर टू पब्लिक, इट मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 25% एज द केस मे बी ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल। सो जो नेट ऑफर आप कर रहे होगे इट शुड बी एटलीस्ट 10 to 25%. It should be 10 to 25% of the post issue capital. ये अनलिस्टेड कंपनी के केस में। और अगर हम लिस्टेड कंपनी के केस में बात करें, यहाँ पे भी नेट ऑफर टू पब्लिक मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 25% एज द केस में बी ऑफ द इश्यू साइज।
तो यहाँ पे दोनों केस में जो है 10 to 25% जो है वो हमारा यहाँ हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक शैल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ द अबाउ टू क्लॉसेस। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पशन एक तरीके से मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जो कि सब्सक्रिप्शन इनवाइट कर रही है, इनको ये दो चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली the issuer company is free to make reservations and or firm allotment to various categories of persons such as employees, shareholders and mutual fund। तो यहाँ पे जो है जो इश्यूइंग कंपनी है, इश्यूइंग कंपनी कौन है, जो हम पहले प्रीवियस सेशन से एग्जांपल लेते जा रहे थे, एबीसी कंपनी। अगर मेरी एबीसी कंपनी है, मेरी जो इश्यूइंग कंपनी है, मैं फ्री हूँ, मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं जो है रिजर्वेशन कर सकती हूँ अलॉटमेंट का टू स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज, क्योंकि वो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे कंपनी के लिए काम करते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं, सो एम्प्लॉयज के लिए या फिर मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड एफआईआई, किसी के लिए भी जो है अलॉटमेंट जो है हम सेपरेट तरीके से जो भी है वो कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि रूल में आपके दिया गया है, जो हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स अगर 1957 को देखें तो उसमें रूल 19(2)(b) में यहाँ पे ये चीजें जो है दी गई हैं। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ सेबी जो है, सेबी ने अपने गाइडलाइन, कौन से गाइडलाइन, जून 1992। नाउ इस गाइडलाइंस में इसने परमिट कर रखा है विथ रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो जो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकले हैं, उसके इश्यू में जो है, उसके इश्यू में क्या क्या होगा, जैसे कि न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आपका इंक्लूड होगा, इट विल इंक्लूड योर जीरो कूपन डिबेंचर्स, बॉन्ड, वारंटीज, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, पीसीडी, एनसीडी विद बाय बैक अरेंजमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम नोट्स। तो ये सारी चीजें जो है न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको आता है। एंड इन सब में भी अगेन कुछ कंडीशंस है, कुछ डिस्क्लोजर है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको जो है वो फॉलो करना होगा। अगर हम डिटेल टर्म्स एंड इश्यू की बात करें, टर्म्स ऑफ इश्यू की अगर हम बात करें, तो सेबी ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है डिटेल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक इश्यू। तो यहाँ पे आपके 12 पॉइंट्स जो हैं ये बुक में दे रखे हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है, पहला इज रिस्पेक्ट टू मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू टू बी विद इन द रेंज ऑफ ₹5,000 to 7,000। तो जो आपका मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू रहेगा, ओके, द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू आपका इस रेंज में रहेगा, ₹5,000 to 7,000 के बीच में रहेगा। Second point is if the subscription money is to be received in calls, the entire subscription must be called within 12 months from the date of allotment. So अगर सारा का सारा जो subscription money है हमें receive होता है in calls, तो entire subscription money आप call करोगे within 12 months from the date of allotment. अगर सारा सब्सक्रिप्शन मनी कॉल में रिसीव हो रहा है तो उस सबको आप 12 महीनों के अंदर क्या करोगे, कॉल आप कर दोगे। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि नो फर्दर कैपिटल इश्यू इन एनी मैनर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम सबमिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट टू द बोर्ड टिल द सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन द सेड ऑफर डॉक्यूमेंट हैव बीन लिस्टेड और एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन लिस्टिंग। सो इस दौरान जो है नो फर्दर कैपिटल इश्यू जो है किसी मैनर में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड फॉर सब्सक्रिप्शन आप कितना रखोगे, आप रखोगे 3 to 12 वर्किंग डेज का। एंड अगर राइट इश्यू के केस में है तो राइट इश्यू के केस में इट विल बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 30 डेज। एंड मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम विल बी 60 डेज। तो राइट्स के केस में इट विल बी 30 days, मिनिमम 30 days एंड मैक्सिमम 60 days, ओके। एंड जो सब्सक्रिप्शन है जो नॉर्मल तरीके से हो रहा है उस पे जो मिनिमम डेट विल बी 3 to 12 वर्किंग डेज। इतना आपका जो है मिनिमम जो है आपका इतना रहेगा। Next is the particulars as per audited statement contained in the offer document should not be more than 6 months old from the issue opening date. So जितना भी audited statement में जो भी लिखा गया है वो पुराना, मतलब वही जो आप जो डेटा दे रहे हो वो पुराना नहीं होना चाहिए। It should not be more than 6 months old from the issue opening date. Next अगर हम minimum subscription to be उसकी बात करें, it should be 90% of the total offer amount.
7th पॉइंट है कि ओवर सब्सक्रिप्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक परमिटेड फॉर पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 वाइल फाइनलाइजिंग द अलॉटमेंट। तो जो भी होगा उसको आप राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। नाउ 8th पॉइंट इज नो इंसेंटिव टू बी ऑफर्ड टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। किसी भी तरीके का इंसेंटिव जो है आप बिल्कुल भी ऑफर नहीं करोगे। 9th पॉइंट इज कंप्लायंस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट ऑल रूल्स है। अब यहाँ पे देखो आप कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करोगे, ये हमने पहले पढ़ा है, आपको याद होगा रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा है कि जो कंपनी है अभी ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ABC कंपनी है हमारा कंपनी फ्री होता है कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने में। तो हमारे जो कंप्लायंस ऑफिसर है ये अपॉइंट होगा एंड ही हैज़ टू मेक श्योर कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जो है आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। सारे जो जितने भी जो सेबी गाइडलाइंस है, सेबी का गाइडलाइन यहाँ पे मेन है एंड वो गाइडलाइन के हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि नहीं, किसी भी तरीके का उधर इधर काम नहीं होना चाहिए। तो उसको कंप्लाई करने के लिए उन सब चीज़ों को उन गाइडलाइन से कंप्लाई कराता हुआ डॉक्यूमेंट हमारा है कि नहीं, वो सब देखने के लिए हमने यहाँ पे जो है एक कंप्लायंस ऑफिसर को स्पेशली अपॉइंट कर रखा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग फॉर मॉनिटरिंग द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सारा मॉनिटरिंग करने के लिए आप जो है किसी को रखोगे। Any safety net for buyback arrangement of the shares to be strictly in accordance with the provisions in the guidelines। तो अगर buyback arrangement है, buyback arrangement का कुछ सीन है आपका, तो अगेन जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये होगा। एंड फाइनली इन केस ऑफ चेंज इन डिनोमिनेशन ऑफ शेयर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन शैल बी इंश्योर्ड वाइल मेकिंग डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो अगर डिनोमिनेशन में भी कोई चेंज है, शेयर के डिनोमिनेशन में अगर कोई चेंज है तो अगेन यहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे यही है कि भाई जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए, गाइडलाइंस में जो रिटर्न है वही फॉलो होना चाहिए। उसको सब देखने के लिए हमने कंप्लायंस ऑफिसर भी रखा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ओवर सब्सक्राइब हो गया तो क्या होना चाहिए, इंसेंटिव आप किसी भी प्रकार का नहीं दोगे, तो यहाँ पे मिनिमम जो एप्लीकेशन जो है उसका वैल्यू भी किस रेंज में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस में दी गई हैं, ये सारा जो है क्या है हमें फॉलो करना है। एंड दीज आर द टर्म्स ऑफ इशू जो सेबी गाइडलाइंस में दिया गया है, उसके टर्म्स ऑफ इशू हैं ये सारे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.